हेलो। हाँ नमस्ते मम्मी। कपिल, बेटा कब आया तू ऑस्ट्रेलिया से? बस मम्मी 5 मिनट पहले एयरपोर्ट से बाहर आया हूँ और मुझे कुछ काम है, वो खत्म करके मैं शाम तक घर आता हूँ। तू घर आ रहा है? बहू भी है तेरे साथ? बेटा तू जानते ना तेरे पापा? नहीं मम्मी, अभी मैं अकेला आया हूँ। मम्मी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज जरा आप पापा को संभाल लेना। हाँ बेटे, मैं पापा को समझा दूंगी, बस तू जल्दी आ जा। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। ओके मम्मी, बाय। पापा ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स है, जरा इन्हें साइन कर लीजिए ना। तुमने सब ठीक से देख लिया है? जी। सुनिए, आप नाराज मत होइएगा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसी क्या बात है? कपिल का फोन आया था। भैया का फोन? वो मुंबई आया हुआ है, हमसे मिलने आ रहा है। मंदिरा, कपिल का हमसे और इस घर से हर रिश्ता उस दिन टूट गया था जिस दिन उसने हमारी मर्जी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में उस लड़की के साथ शादी की थी। प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए। 4 साल बाद तो बेटा घर आ रहा है। उस लड़की ने बहलाकर उसे अपने जाल में फांस लिया। ठीक है, आप उसे अपनी बहू मत मानिए, लेकिन अपने बेटे के साथ तो नाता मत तोड़िए। मंदिरा, हमारा बस एक ही बेटा है, सुबेर। कपिल हमारे लिए मर चुका है। न जाने कब खत्म होगा हमारे देश से दंगे फसादों का सिलसिला। ये खून की होली, ये मौत का तांडव, कब तक हमारे देश की मासूम जनता अपनी जानें देती रहेंगी? श्रीवास्तव, मैं तो... सर ये रहा इसका पासपोर्ट। इसके घर वालों को खबर कर दो श्रीवास्तव। कपिल, ओ कपिल, ये क्या हुआ? तुम तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए इंडिया आए थे, ऑस्ट्रेलिया मुझे छोड़कर। पर तुम तो मुझे हमेशा अकेला छोड़कर चले गए। You can't do this to me, you can't. कौन हो तुम? मैं बरखा हूँ।
कपिल की वाइफ, इस घर की बहू। हमारी कोई बहू नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? 4 साल पहले तुम्हारी वजह से हमारा बेटा हमसे दूर हो गया और आज हमेशा के लिए हमसे दूर हो गया है। निकल जाओ यहां से। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ पापा, आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए। मुझे पापा कहकर और मेरे पांव पकड़कर इस घर में रहने की कोशिश मत करो। देखिए, हम आपके साथ ना तो कोई रिश्ता रखना चाहते थे और ना ही अब, और वैसे भी अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। चली जाऊंगी, मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने की इजाजत तो दे दीजिए। अंतिम संस्कार से पहले मैं अपने पति का मुंह तक न देख सकी, कम से कम दूसरी रस्मों में तो शामिल तो होने दीजिए। ठीक है, 13वीं तक उसको यहां रहने दीजिए। तुम्हारी जीते जीने से ही, लेकिन तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे घर वालों को मुझे अपनाना ही पड़ेगा। पापा, चाय पी ले। आपने बरका भाभी को... भाभी मत कहो उसे। ठीक है, आपने उन्हें इस घर में रहने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वही कपिल भाई की वाइफ है? देखिए ना तो हमने कभी उनकी शक्ल देखी है, शक्ल तो क्या, हमने उनकी तस्वीर तक नहीं देखी। सुमेर ठीक ही कह रहा है, ये बात तो हमने सोची ही नहीं थी। ऐसे तो कोई भी लड़की यहाँ आके खुद को कपिल की बीवी कह सकती है। माँ, कौन हो तुम? मैं आपकी बहू, मम्मी जी। बहू? जी, मैं कपिल की पत्नी बरखा हूँ। कपिल भैया ने 2 नहीं सिर्फ एक ही शादी की थी। मतलब? सच बताओ, कौन हो तुम? अगर कपिल की बीवी हो तो अब तक कहाँ थी? मैं सच कह रही हूँ, मैं ही आपकी बहू बरखा हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, कपिल अकेले इंडिया में चले आए। कल ही मुझे उनके मरने की खबर मिली तो मैं पहली फ्लाइट पकड़कर यहाँ चली आई। कपिल मुझे अकेला छोड़कर चले गए, एकदम अकेला। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? बंद करो ये तमाशा। मैं जानती हूँ पापा, कपिल ने आप लोगों की मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की है, इसलिए आप लोग मुझसे नाराज हैं। मैं आप लोगों के पांव पड़ती हूँ, प्लीज कपिल के रहते हुए मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका नहीं मिला। प्लीज कुछ दिन अपनी सेवा करने का सौभाग्य मुझे दे दीजिए। ज्यादा ड्रामा मत करो, बोलो किस लिए आए हो तुम यहाँ पर? कपिल की अर्थी इस घर से उठी है, इसलिए 13वीं तक यहाँ रहना चाहती हूँ। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस कपिल की विधवा होने के नाते मैं कुछ दिन यहाँ ठहरना चाहती हूँ, प्लीज। क्या बात है, मम्मी पापा परेशान लग रहे हैं। तुमसे 50 बार कहा कि तुम हमें मम्मी पापा कह के मत बुलाया करो। इनसे मिलो, ये भी तुम्हारी तरह कपिल की पत्नी बताती है अपने आप को, और अपना नाम बरखा बताती है। क्या? क्या? इन्हें भी यहाँ कपिल भैया की 13वीं तक रुकना है। ये क्या मजाक है? ये खुद को कपिल की बीवी कैसे कह सकती है? आप इसकी बातों में मत आइए, ये जरूर कोई फ्रॉड है
और कपिल की बीवी बनकर इस घर में घुसने की कोशिश कर रही है। झूठी और फ्रॉड मैं नहीं, तुम हो। शर्म नहीं आती किसी गैर मर्द को अपना पति बताते हुए, और वो भी किसी मरे हुए आदमी को? बोलो, किस मकसद से आई हो तुम यहाँ? जबान संभाल के बात कर, मैं कपिल की बीवी हूँ। सीधी तरह से ऐसे चली जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी और 2 मिनट में तेरी सारी असलियत सामने आ जाएगी। अगर तुम सच्चे हो तो बुला लो पुलिस को। इन लोगों ने मुझे शादी से पहले और शादी के बाद नहीं देखा, इस बात का नाजायज फायदा उठाना चाहती हो? मेरी जगह लेना चाहती हो तुम? ये देखो, ये रहा मेरा पासपोर्ट, ये एयर टिकट। सीधा सिडनी से आ रही हूँ। आपके पास कोई सबूत है? कपिल की जीती जी आप लोगों ने मुझे नहीं अपनाया, लेकिन उसकी मौत के बाद मुझसे उसकी पत्नी होने का सबूत मांगकर मुझे इस तरह से जलील तो न कीजिए। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? 1 मिनट, मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए मेरा पासपोर्ट। देख लीजिए और इस मक्कार की बातों में मत आइए। आपका टिकट कहाँ है? एयर टिकट? टिकट तो मैंने एयरपोर्ट के बाहर ही फेंक दिया। कितना झूठ बोलोगी तुम? ये जरूर आप लोगों की प्रॉपर्टी में से कपिल के हिस्से का दावा करने आई है, या कपिल की इंश्योरेंस पॉलिसी पे इसकी नजर है। लेकिन मैं इसे आप लोगों को धोखा नहीं देने दूंगी। ये खुद को कपिल की पत्नी साबित नहीं कर सकती, क्योंकि कपिल की पत्नी मैं हूँ। झूठ है ये। देखो, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है। मैं तुम दोनों को 48 घंटे की मोहलत देता हूँ। तुम दोनों में से जो सच्ची है वो अपनी सच्चाई का सबूत पेश करे, और जो झूठी है वो यहाँ से चुपचाप चली जाए, वरना मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। That's all. तो ब्रजेश कुमार जी, इन दोनों का यह दावा है कि ये आपके मरहूम बेटे कपिल कुमार की पत्नियां हैं, और इन दोनों का एक ही नाम है, बरखा। और आपको पूरा यकीन है कि आपके बेटे ने एक शादी की थी, 2 नहीं, और उस लड़की का भी नाम था बरखा। जी। ब्रजेश कुमार जी, आपके बेटे की शादी कितने साल पहले हुई थी? 4 साल पहले कपिल ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा था। उसने हमारी मर्जी के खिलाफ वहीं पर शादी कर ली। एक्चुअली हमें तो 1 महीने के बाद पता चला कि उसने शादी कर ली है। तो इसके माने ये हुए ब्रजेश कुमार जी कि आपने अपनी बहू की शक्ल शादी से पहले भी नहीं देखी, शादी के बाद भी नहीं देखी, और उसकी कोई फोटोग्राफ भी नहीं देखी। जी हाँ। मुझे तो ये दोनों ही झूठी लगती हैं।
दोनों नंबर एक की चालाक लगती हैं। इनमें से एक भी मेरे मेरे कपिल की बीवी नहीं लगती मुझे। आप लोगों के पास क्या सबूत है कि आपकी और मरहूम कपिल कुमार की शादी हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में विधिवत शादी करने से पहले हम लोगों ने रजिस्टर शादी की थी। ये रहा उसका मैरिज सर्टिफिकेट। इंस्पेक्टर साहब, इसका सर्टिफिकेट तो नकली है, असली सर्टिफिकेट तो मेरे पास है। ये देखिए। और ये रहा मेरा पासपोर्ट। वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया से बॉम्बे आने की एयर टिकट कहाँ है आपकी? एयर टिकट तो मैंने एयरपोर्ट के बाहर ही फेंक दिया। वेरी गुड। ये रहा मेरा एयर टिकट। योर पासपोर्ट? वो इंस्पेक्टर साहब, कल मेरे कमरे से चोरी हो गया और मुझे पूरा यकीन है कि इसी ने चुराया है, ताकि ये खुद शराब। इंस्पेक्टर साहब, इसने कल रात को मुझे गोली मारने की कोशिश की थी। वो तो वक्त पे मेरी आंख खुल गई, वरना। जस्ट ए मोमेंट। आपको पूरा यकीन है कि रात को जिसने आपको गोली मारने की कोशिश की वो यही थी? इनके हाथ में रिवॉल्वर थी, आपने अपनी आंखों से देखा? नहीं, वो तो मुझे खिड़की के बाहर सिर्फ एक साया और किसी का हाथ दिखाई दिया, पिस्तौल ताने हुए, सफेद दस्ताने पहने हुए। इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे मारने की कोशिश क्यों करूंगी? और मेरे पास पिस्तौल नहीं है। आप मेरे सामान की तलाशी ले सकते हैं। आप मेरे सामान की भी तलाशी ले लीजिए। इसका पासपोर्ट मैंने नहीं चुराया। आपके माता पिता कहाँ हैं? माँ नहीं है, सिर्फ पिताजी हैं, औरंगाबाद में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर हैं। उनका नाम क्या है? श्री मदन मोहन। और कपिल की पत्नी का होने का सबसे बड़ा सबूत तो मेरे पास है। आइए मेरे साथ। आइए। वो देखिए इंस्पेक्टर, मेरी और कपिल की शादी की तस्वीर। तो ये है आपका बेटा कपिल? हाँ, ये मेरा कपिल ही है। वाह, पूरी तैयारी के साथ आई हैं आप। कॉमन सेंस की बात है इंस्पेक्टर। यहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता है और कपिल भी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं जानती थी कि मुझसे कपिल की पत्नी होने का सबूत मांगा जा सकता है, इसीलिए मैं तस्वीर अपने साथ ले आई। सच्चे इंसान को अपनी सच्चाई को यूं दुनिया को दिखाने के लिए तस्वीर को दीवार पर टांगने की जरूरत नहीं होती। ऐसा वही इंसान करता है जिसके मन में खोट होती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानती ये झूठी तस्वीर कहां से और कैसे लेकर आई है। शादी की तस्वीर मेरे पास भी है। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर किसी बहुत बड़े चोरों या ठगों के गैंग की मेंबर लगती है। वो चाहे कितने भी सबूत पेश करे, लेकिन वो सारे सबूत झूठे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये रही तस्वीर।
वैसे सबूत तो आप दोनों के पास ही हैं, लेकिन आप दोनों में से यकीनन एक फ्रॉड है। आई एम क्वाइट श्योर। मैं 1 दिन की मोहलत देता हूं यहां से भागने की, लेकिन अगर कल तक आप दोनों में से जो भी फ्रॉड है नहीं भागी, तो फिर मैं पूरे सबूत और सुराग के साथ यहां पर आऊंगा और फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यह तस्वीर और वो वाली तस्वीर मुझे अपने साथ ले जाने के लिए चाहिए, इफ यू डोंट माइंड। क्या सोच रही हो तुम? क्या काम है तुम्हें मुझसे? काम तो कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कल इंस्पेक्टर भारत सबके सामने तुम्हारी असलियत बता देगा। इस सोच से डरी हो तुम? इस सोच से मैं नहीं, तुम डरोगी। और अगर तुम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं गई तो सजा पाओगी। इतने रिस्क क्यों ले रही हो तुम? तुम्हें जो भी 5-10 लाख की जरूरत है मुझसे ले लो। मुझे 5-10 लाख रुपए देकर खुद करोड़ों रुपए हड़पना चाहती हो? बकवास मत करो, मैं यहाँ जायदाद के लालच में नहीं आई हूँ। और मैं भी नहीं आई हूँ। यस! तो मेरी चेतावनी देने के बावजूद भी आप लोग अब तक यहीं हैं। मेरी बात को आपने सीरियसली नहीं लिया, हाँ? इंस्पेक्टर, कल रात को इसने मुझे दोबारा जान से मारने की कोशिश की। और ये अकेली नहीं है, इसकी और भी कोई साथी है। साथी मेरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसके हैं। इसका निशाना तो मैं थी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो दोनों की बातें झूठी लगती है। अरे दोनों ही फ्रॉड है, दोनों को अरेस्ट कर लीजिए।
डैडी, अरे डैडी। अच्छा हुआ आप आ गए। अरे गलत फहमी हो गई है तुम्हें बेटे, हम तुम्हारे डैडी नहीं हैं। डैडी आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बरखा हूँ। सॉरी बेटे, हो सकता है हमारी शक्ल तुम्हारे पिताजी से मिलती हो। मेरी बेटी ना, मेरी असली बेटी बरखा तो ये है डैडी। बेटी। डैडी ये कोई धोखेबाज है, खुद को बरखा और कपिल की पत्नी बता रही है। क्या खुद को कपिल की वाइफ बता रही है? डैडी फॉर गॉड्स सेक, आप तो मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं पागल हो जाऊंगी। देखिए, आप जो कोई भी हों, लेकिन आप ना मेरी बेटी हैं और ना कपिल की वाइफ हैं, समझिए आप? मैं मदन मोहन, बरखा का पिताजी, कपिल का ससुर। आप? मैं ब्रिजेश कुमार, कपिल का पिता। नमस्ते समधी जी। देखिए तो सही, पहली दफा हम मिल रहे हैं ऐसे मौके पर। कपिल के बारे में मालूम हुआ तो चला आया। ये सुनकर बहुत दुख हुआ समधी जी, बहुत दुख हुआ। तो आप हैं इनके पिता? नहीं इंस्पेक्टर, ये मेरे पिता हैं, मेरे डैडी हैं। ये मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है और पता नहीं डैडी इन लोगों का साथ क्यों दे रहे हैं। भाई कमाल है, पहले आप एक ही इंसान को अपना पति बताती हैं और अभी आप एक ही इंसान को अपना पिता बताती हैं। आप दोनों के एक ही पिता? वेरी स्ट्रेंज। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की मुझे पागल लगती है। इंस्पेक्टर, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ही कपिल की पत्नी हूँ? मुझे तो यही लड़की फ्रॉड लगती है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे आप। आपको याद है मंदिरा जी कि कल मैंने इनसे कहा था कि मैं इनको एक ही दिन की मोहलत देता हूं, और वो मोहलत पूरी हुई मंदिरा जी। अब इन दोनों में से जो भी फ्रॉड है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, मेरी तहकीकात के कुछ पहलू कुछ बाकी हैं, लेकिन जब तक मेरी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप तीनों यहां से बाहर नहीं जाओगे। एक्सक्यूज मी। डैडी कॉफी। थैंक यू वेरी मच बेटी। अब बताओ, कौन हो तुम? चोर चोर मुसेरे भाई, जो तुम हो वही मैं हूं, और तुम क्या हो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। यहाँ किस मकसद से आए हो? कपिल की विधवा बनकर मिस्टर ब्रिजेश की प्रॉपर्टी से जो तुम्हें हिस्सा मिलने वाला है उसका 50%। लेकिन मैं तुम्हें 50% क्यों दूं? नहीं दोगी तो तुम्हारा काम भी नहीं बनेगा। मैं तुम्हारा बना बनाया सारा खेल बिगाड़ दूंगा। असली बरखा को नकली साबित करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो लड़की बड़ी चालाक है, उसे मालूम है कि मैं तुम्हारा साथ देने यहां आया हूं, इसलिए मेरे यहां आते ही मुझे झांसे में लेकर मुझे डैडी कहने लगी। पर मैं जानता हूं मेरा फायदा तुम्हारा साथ देने में है, और अब तुम्हारा फायदा
मेरी बात मानने में है। रुक जाइए मदन मोहन जी। बस 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 मदन मोहन जी, हमारा काम हो गया मदन मोहन जी। ये कितने हैं? 5 लाख रुपए। और ये किसने दिया आपको? इन्होंने दिए हैं। नहीं, ये 5 लाख रुपए मदन मोहन जी को आपने दिए हैं? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं डैडी? मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूं। मेरी बेटी तो ये है, प्यारी लाडली बेटी मेरी, समझी? मदन मोहन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पापा, बेटा, ये मरहूम कपिल कुमार की बीवी हैं, असली बीवी। बहू? और आप नकली बीवी। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपकी शादी कब हुई थी? 17 नवंबर 1997। झूठ कितनी सफाई से बोलती हैं आप। एक मिनट। ये आपकी शादी की तस्वीर है ना? जी। ये तस्वीर नकली है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये तस्वीर नकली है? चलिए ये भी समझा देते हैं। ये जो मुकुट आपने पहन रखा है, जो आपके ट्रेडिशन में होता है, इस मुकुट में जो कॉइन्स लगे हैं, ये बाकी के कॉइन्स, ये देखिए 97 ईयर 97 के आसपास के हैं, लेकिन ये कॉइन 1 रुपए का, ये इस पे कौन सा सन लिखा हुआ? $2000। ये बरखा जी, अभी अभी आपने कहा कि आपकी शादी 1997 में हुई थी। अब अगर वाकई आपकी शादी 97 में हुई थी, तो उस वक्त ईयर 2000 मार्क वाला कॉइन कहां से आया? बताइए, वो कॉइन कहां से आया? जवाब मैं दूंगा। ये फोटोग्राफ आपने बिल्कुल ताजा खिंचवाई हुई है। आपने क्या किया होगा मैं आपको बताता हूं। आपने बरखा नंबर 1 यानी एक्चुअल बीवी की फोटोग्राफ पहले चुराई और इस सेम गेटअप में आपने अपनी फोटो खिंचवाई और मरहूम कपिल कुमार की फोटोग्राफ के साथ पेस्ट कर दी एक फोटोग्राफी से। हमने कंप्यूटर से ये फोटोग्राफ चेक की हैं। बरखा नंबर 1 की फोटोग्राफ असली है, लेकिन आपकी फोटोग्राफ मैनिपुलेटेड है, नकली है, बिल्कुल आपकी तरह। अगर आपको इस फोटोग्राफ से पता चल गया था कि असली कौन है और नकली कौन है, तो आपने इसे पहले ही गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? वो इसलिए सुमेर बाबू कि ये तो सिर्फ एक मोहरा है, किसी के इशारों पे नाचने वाली। वो वजीर की तलाश है मुझे, जो इन्हें नचा रहा है। इंस्पेक्टर, इस बात से आपका क्या मतलब है? ये लड़की खुद एक फ्रॉड है, इसे अरेस्ट कर लीजिए। अकेली इसे ही नहीं सुमेर बाबू, मुझे उन तक भी पहुंचना है जिनके इशारे पे इस लड़की ने ये सारा ड्रामा किया है। और इस काम के लिए हमने मदन मोहन जी का सहारा लिया। हाँ।
और मदन मोहन जी के यहां आते ही नकली बरखा और उसे यहां लाने वाला शख्स अचानक बौखला गया और तभी उसने नकली बरखा को मदन मोहन जी को रास्ते से हटाने के लिए 5 लाख रुपए दिए। मैं ठीक कह रहा हूं ना नकली बरखा जी? पूरे 10 साल की लगेगी आपको। क्या इरादा है? हा? आपका असली नाम क्या है? बरखा जी, मैंने आपसे पूछा कि आपका असली नाम क्या है। जवाब दो। प्रभा। ये मैंने किसी के इशारे पर किया था। किसके इशारे पे? सुमेर। नंबर 1, नंबर 2? मंदिरा। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे नकली बरखा बनने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं नाटकों में काम करने वाली गरीब एक्ट्रेस हूँ। प्लीज मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर, ये लड़की झूठी है। अरे खुद पकड़ी गई है, इसलिए हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। अरे अब अपनी सजा कम कराने के चक्कर में इल्जाम हम पे डाल रही है। डोंट ट्रस्ट इंस्पेक्टर, डोंट ट्रस्ट हर। नहीं, मैं इस पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन आपको और आपकी माताश्री को मुजरिम साबित करने के लिए भी मेरे पास ठोस सबूत हैं। सबूत? कैसे सबूत? ये 5 लाख रुपए जो आपकी माताजी ने बरखा नंबर 2 को मदन मोहन जी को देने के लिए दिए थे, जो आपने आज सुबह बैंक से विड्रॉ किए, उन नोटों के सीरियल नंबर हमारे पास है। और कल शाम को मदन मोहन जी ने मुझे बता दिया था कि आज सुबह बरखा नंबर 2 यानी नकली बीवी उन्हें 5 लाख रुपए देने वाली हैं, इसलिए हम आप पे वॉच रखे हुए थे। सुबेर, मंदिरा, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर जो कहते हैं क्या सच है? चुप क्यों हो मंदिरा? क्यों किया तुमने मेरे साथ ये नाटक? तुमने मेरे साथ धोखा किया। मुझे माफ कर दीजिए। पापा, मम्मी ने ये सब मेरी खातिर किया। मम्मी चाहती थी कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी किसी के साथ शेयर ना करनी पड़े, आपकी प्रॉपर्टी का 100% मिले। इंस्पेक्टर साहब, कपिल मेरा सौतेला बेटा था। इनकी पहली पत्नी का बेटा। हालांकि कपिल की जीते जी मैंने सुमेर और कपिल में कभी कोई फर्क नहीं समझा, लेकिन कपिल की मौत के बाद जब बरखा यहाँ आई तो मुझे लालच आ गया। पापा कपिल भाई से नाराज जरूर थे, कहते थे कपिल भाई उनके लिए मर गए, लेकिन मन ही मन बहुत चाहते थे उन्हें। पापा की वसीयत मैंने देखी है, उसमें उन्होंने अपनी जायदाद कपिल भाई और मेरा नाम आधी आधी लिख दी है। जब कपिल नहीं रहा तो सुमेर पूरी जायदाद का इकलौता वारिस बचा, लेकिन बरखा के आने से मुझे खतरा महसूस हुआ कि वो कानूनन कपिल का जायदाद का हिस्सा मांगेगी। इंस्पेक्टर साहब, जिसे हम अपने घर की बहू मानते ही नहीं, उसे हम अपनी जायदाद में हिस्सा कैसे देंगे? इसलिए बरखा भाभी को फ्रॉड साबित करके यहां से भगाने का प्लान हमने बनाया और प्रभा को नकली बरखा बनाकर यहां ले आए। इन्हें डराने के लिए गोली भी मैंने चलाई थी। आप लोगों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं यहाँ प्रॉपर्टी में हिस्सा क्लेम करने के लिए नहीं आई थी। कपिल ऑस्ट्रेलिया में मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं। बरखा नंबर 2 उर्फ नकली बीवी उर्फ प्रभा जी, माताश्री आपको और भ्राताश्री आपको मैं बरखा के ऊपर जानलेवा हमला करने के जुर्म में और उसके खिलाफ साजिश के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।
जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। ओ ऑलमाइटी गॉड, परमपिता परमेश्वर, इसे क्षमा करना, क्षमा करना। मेरी आंखें ठीक होने में और भी वक्त लगेगा। डॉक्टर ने कहा है मेरी आंखें ठीक होने में और भी वक्त लगेगा। जी क्या क्या कह रहे हैं आप? जी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके ओके ठीक है, बाय। फिर भी एरोबिक्स वही वॉल्यूम, इतना भी सेंस नहीं कि थोड़ी आवाज कम कर दी जाए। शिट। रजिस्ट्री आपके नाम। क्या रजिस्ट्री है। क्या बोल रहे हैं? रजिस्ट्री आपके नाम। एक मिनट ठहरिए।
बेरहमी के साथ इसे मारा गया है सर, और मारने के बाद दोनों आंखें भी निकाल ली गई हैं। इट्स अ वेरी ब्रूटल मर्डर श्रीवास्तव। लड़की के साथ कोई जबरदस्ती वगैरह? जी नहीं, इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई है। इट्स अ केस ऑफ क्लियर कट पर्सनल रिवेंज श्रीवास्तव। बट सर एक चीज समझ में नहीं आती, अगर पर्सनल रिवेंज वाली कोई चीज है तो इतनी बेरहमी के साथ इसे क्यों मारा गया? श्रीवास्तव, गले पे ये गहरा निशान इस बात का सबूत है कि इस लड़की को पहले गला घोंटकर मारा गया, उसके बाद इसकी दोनों आंखें निकाली गई। पर सर यहाँ तो कोई रस्सी वगैरह कुछ नजर आ नहीं रही है। रेशम के रुएं? श्रीवास्तव, इस लड़की को रेशम की डोरी से गला घोंटकर मारा गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो यकीनन कत्ल के मकसद से ही यहाँ आया होगा। एग्जैक्टली श्रीवास्तव। इस लड़की से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स का पता लगाओ श्रीवास्तव, शायद हमें उनसे कोई सुराग मिल जाए। राइट सर। वैसे इस लाश को सबसे पहले किसने देखा था श्रीवास्तव? जी, नीचे के फ्लोर में फ्लैट नंबर 304 में रहने वाली ज्योति आहूजा ने। जी हाँ, मैं ही सबसे पहले लीना के पास पहुंची थी, मगर तब तक वो मर चुकी थी। आप उस वक्त लीना के पास क्यों गई? जरा तफसील से बताइए, डिटेल में बताइए मिस ज्योति। लीना अपने कमरे में एरोबिक्स की कैसेट लगाकर एक्सरसाइज कर रही थी। म्यूजिक बहुत तेज था, मेरे सर में दर्द बढ़ चुका था और मेरा गुस्सा भी। परेशान होकर मैं उसे समझाने के लिए उसके कमरे में गई थी। लीना के कमरे में और कुछ देखा आपने? जी। ये बताइए कि ऊपर आपने लीना के कमरे में क्या देखा? मैंने देखा कि एक आदमी उसके कमरे से बाहर निकला जो पोस्टमैन जैसी ड्रेस पहने हुए था। पोस्टमैन जैसी ड्रेस का मतलब क्या हुआ? पोस्टमैन नहीं था वो? जी, वो पोस्टमैन की वर्दी जरूर पहने हुए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि वो आदमी पोस्टमैन नहीं हो सकता। बट फिर भी उसकी शक्ल आपने देखी होगी। जी, मैं अभी ठीक से देख नहीं सकती। दरअसल कुछ दिनों पहले ही मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए अभी मुझे इस रोशनी की आदत नहीं है। हर चीज धुंधली नजर आती है। कमाल। एक तरफ तो आप ये कहती हैं कि आपको धुंधला दिखाई देता है, दूसरी तरफ आप ये दावा करती हैं कि लेना के कमरे से बाहर निकलने वाला आदमी पोस्टमैन नहीं था। इसकी वजह है मेरा एहसास। रोशनी तो आज मुझे मिली है, देखने की ताकत आज मुझे मिली है, मगर ये एहसास बचपन से मुझे आंखों का काम देता आया है। जब वो आदमी मेरे पास से गुजरा तो मेरे दिल में एक अजीब सा खटका हुआ, एक अजीब सा एहसास हुआ, और मैं जानती हूँ कि ये एहसास कभी गलत नहीं हो सकता। उस एहसास की भी तो कोई वजह होगी मिस ज्योति। जी, वजह तो है, मगर मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक बहुत ही अजीब सी बात है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ऑलराइट मिस ज्योति, जो आपके ध्यान में आ जाए तब बता दीजिएगा। टेक योर ओन टाइम। बाय द वे, आपने कभी लीना से उसके दोस्तों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की? माफ कीजिए, इस मामले में मैं बहुत रिजर्व किस्म की लड़की हूँ। Anyhow, thank you, Miss Jyoti. Thanks very much for your cooperation.
ओ ऑलमाइटी गॉड, इसे क्षमा करना, क्षमा करना। आंटी, आपका टेलीफोन खराब है। नहीं तो टेलीफोन तो ठीक है। लेकिन अंकल ने कंप्लेन किया था शायद। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, अभी तो चालू था। रुको यहाँ। हेलो। इंस्पेक्टर भारत हियर। सर, करजन रोड पर आशीष बिल्डिंग में एक लेडी का कत्ल हो गया है। उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है। मैं वहीं स्पॉट से बोल रहा हूँ सर। ठीक है श्रीवास्तव, मैं अभी पहुंचता हूँ। मिसेस ग्रेवाल का कत्ल भी गला घोंट कर किया गया है सर। और मुझे ये उसी जुनूनी कातिल का काम लगता है, क्योंकि मारने के बाद इनका पेट चीरकर इनका कलेजा निकाल लिया गया है। दोनों कत्ल बिल्कुल एक ही तरीके से किए गए श्रीवास्तव। इसके मायने क्या हुए? कातिल एक ही है, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि कातिल ने मकतूल की आंखों के बजाय उसका कलेजा निकाल लिया। आपका क्या ख्याल है सर? क्या इस औरत का कत्ल भी किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से किया गया है? मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे मुझे अपना ख्याल अब बदलना पड़ेगा। कातिल ने ये सारे मर्डर सिर्फ इसलिए किए श्रीवास्तव कि उसे बॉडी में से सिर्फ एक पार्ट निकालना था। सर, ये भी हो सकता है कि उस आदमी को, कातिल को लाश की चीरफाड़ करने में मजा आता हो, या फिर वो कोई वैश्य किस्म का इंसान हो सर। क्वाइट पॉसिबल श्रीवास्तव, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि कातिल लाश के शरीर में से एक ही पार्ट क्यों निकालता है? वो मिसेस ग्रेवाल की आंखें भी निकाल सकता था, उसने कलेजा क्यों निकाला? और लेना की सिर्फ आंखें क्यों निकाली? क्यों? बेचारी कंचन, हमें क्या पता था इस कलेजे की वजह से इनकी जान चली जाएगी। हमने तो सोचा था कि नया लीवर मिलने से उनकी जिम्र लंबी हो जाएगी। एक मिनट, नया लीवर का मतलब? क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, बड़ी मुश्किल से इनकी लीवर का ऑपरेशन करवाया और नया लीवर बिठाया। 6 महीने के इंतजार के बाद
बड़ी मुश्किल से इनकी मैच का लीवर मिला। क्या पता था इसी लीवर की वजह से इनकी जान चली जाएगी। मिस्टर ग्रेवाल, क्या आप बताएंगे कि ये ऑपरेशन कहाँ हुआ था, किस अस्पताल में? ये ऑपरेशन केलकर हॉस्पिटल में हुआ था। डॉक्टर अनिल अस्थाना ने किया था। डॉक्टर अनिल अस्थाना। तो तुम्हें आंखों में काफी रिलीफ होगा ज्योति। ज्योति, आर यू ऑल राइट? डॉक्टर, मुझे कहीं और जाना है, देर हो रही है। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी सर। क्या बात है ज्योति, सब ठीक तो है? जी हाँ, दरअसल मैं आपको अपने उस एहसास के बारे में बताने आई हूँ जो उस आदमी के पास से गुजरते हुए मुझे हुआ था। क्या एहसास हुआ आपको ज्योति जी? मुझे उसके शरीर से दवाइयों और अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली साबुन की तेज बू आई थी। दवाओं और एंटीबायोटिक सोप की बू? मतलब ये हुआ कि उस कातिल का मेडिकल फील्ड के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। हेलो, हाँ बोलो कामत। ओह नो। क्या हुआ श्रीवास्तव? एक और मर्डर सर। श्रीवास्तव, यह हत्या भी मुझे वो पहले दो केसेस की तरह लग रही है। सर, मिस्टर कुलकर्णी की किटी भी निकाल ली गई है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि कातिल जरूर कोई जुनूनी आदमी है या पागल आदमी है जिसे अपने शिकार के अंगों को काटने में मजा मिलता है। नहीं श्रीवास्तव, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। कातिल ये जो कुछ भी कर रहा है श्रीवास्तव, बहुत सोच समझ के कर रहा है। देखो, कुलकर्णी की किडनी निकाली गई, कंचन का लिवर और लेना की आंखें। ऐसा क्यों? इसके पीछे कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ श्रीवास्तव। कातिल का इसके पीछे बहुत बड़ा मोटिव है कुछ। सर, ये मरने वाली की मेडिकल रिपोर्ट है। मिस्टर कुलकर्णी का 2 दिन पहले केलकर हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन करने वाले थे डॉक्टर अस्थाना। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस की जड़ें केलकर हॉस्पिटल में है। मेरे ख्याल में हमें वहां चलकर डॉक्टर अस्थाना से मिलना होगा सर। एग्जैक्टली। देखिए, मैं एक सर्जन हूं और कैडवर ट्रांसप्लांटेशन मेरे पेशे का हिस्सा है।
वो तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन आपको अजीब नहीं लगता कि पिछले 2 दिनों में 2 कत्ल हुए और दोनों को मिलाने वाली कड़ी एक ही है? उन दोनों का ट्रांसप्लांट आपने किया है, और सनसनीखेज बात यह है कि जिन पार्ट्स का ट्रांसप्लांट आपने किया है, कातिल ने उन्हीं को हासिल करने के लिए उनका कत्ल कर दिया। हैरत में तो मैं भी हूं इंस्पेक्टर, और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वो दोनों पार्ट जो ट्रांसप्लांट किए गए वो एक ही पर्सन ने डोनेट किए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा आपने रिकॉर्ड्स चेक करके बताएंगे कि मिस्टर कुलकर्णी और मिसेस कंचन का जो ट्रांसप्लांट हुआ था, वो पार्ट्स डोनेट करने वाले शख्स का नाम क्या था? उसे मैं कैसे भूल सकता हूं? वो हमारे ही अस्पताल में नर्स थी और उसका नाम जूली था। जूली? हाँ बेटा, उसे कैंसर था, गले का कैंसर। मौत के कितने करीब थी, फिर भी हंसती रहती थी। खुद तो चली गई हंसते खेलते, और मुझे भागन को हमेशा रोने के लिए छोड़ गई। इतनी बहादुर बेटी की मां होकर अब रो रही? आपको तो फख्र होना चाहिए कि आपकी ऐसी बेटी थी मिसेस डिसूजा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, पर मैं क्या करूं? जब भी उसकी याद आती मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। उस अभागन ने कोई खुशी नहीं देखी। काश उसकी शादी हो गई होती। अच्छा मिसेस डिसूजा, आपकी बेटी का कोई दोस्त या कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था क्या? नहीं, उसका मंगेतर था जॉन। वो भी उसी अस्पताल में काम करता था जहां जूली काम करती थी, लेकिन वो भी उसे छोड़कर चला गया। पता नहीं कहां गया, उसकी मौत पर भी नहीं आया। जूली ने उसका कितना इंतजार किया। क्यों? उनके बीच में कोई झगड़ा वगैरह हो गया था, कोई अनबन? पता नहीं। वैसे वो लड़का बड़ा नेक और धार्मिक था। जरूर कोई मजबूरी हुई होगी, वरना वो जूली को बीमारी के बाद भी उतना ही प्यार करता था जितना पहले प्यार करता था। उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ हो ऐसा लगता तो नहीं। मिसेस डिसूजा, मुझे आपकी बेटी की मौत का बड़ा अफसोस है, और इससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का है अपने शरीर के जो अंग उसने दान किए थे उसे भी किसी वहशी दरिंदे ने अपना शिकार बना दिया। हाँ बेटा, वो मासूम तो मरकर भी जिंदा रहना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने शरीर का एक एक हिस्सा दान कर दिया, यहाँ तक कि आंखें भी। आंखें? वो कहती थी मैं मर भी गई तो क्या, मेरी आंखें सारी दुनिया को देख तो सकेंगी ना। जी हाँ, जूली ने अपनी आंखें भी डोनेट की थी, और आज उसकी बदौलत एक अंधी लड़की देख सकती है। उसका जन्मजात अंधापन दूर हो चुका है। हाँ डॉक्टर, ये जूली की आंखें किसी लीना को दी गई थी, क्यों? जो संगीता अपार्टमेंट में रहती है। लीना? हाँ, लीना गंजाल्विस, जिसे उस वहशी जुनूनी दरिंदे ने बड़ी बेदर्दी से पहले मारा, उसके बाद उसकी दोनों आंखें निकाल ली। नहीं इंस्पेक्टर, जहां तक मुझे याद है उसका नाम ज्योति है, ज्योति आहूजा। ज्योति आहूजा? ये वही लड़की है ना जो लीना गंजाल्विस के नीचे वाले फ्लैट में रहती है और जिसने सबसे पहले लाश देखी थी? जस्ट अ मिनट। जी हाँ, ये देखिए, ज्योति आहूजा, फ्लैट नंबर 403, संगीता अपार्टमेंट। कमाल है। मेरी थियोरी के मुताबिक
कातिल जो कोई भी है, वो कत्ल करने के बाद वही बॉडी पार्ट्स निकालता है जो बॉडी पार्ट्स जूली नाम की नर्स ने डोनेट किए थे। लेकिन फिर उसने ज्योति के बजाय लेना का कत्ल क्यों कर दिया? शायद आप जो सोच रहे हैं कत्ल की वजह वो ना होकर कोई और वजह हो। ये मैं रजिस्टर देख सकता हूँ? श्योर। बात समझ में आ गई डॉक्टर साहब। ये देखिए, यहाँ ज्योति आहूजा का एड्रेस है फ्लैट नंबर 403 संगीता अपार्टमेंट, जबकि 403 में लीना गंजालेस रहती है, ज्योति 304 में रहती है। क्या मतलब? मतलब ये डॉक्टर साहब की इसी एड्रेस दो एड्रेस के चक्कर में कातिल गलतफहमी का शिकार हो गया। उसने ज्योति आहूजा के धोखे में लीना गंजालेस का कत्ल कर दिया, जो कि एक्चुअली 403 में रहती थी। ओह, यानी कातिल की गलतफहमी की वजह से बेचारी लीना गंजालेस मारी गई और ज्योति आहूजा की जान बच गई। लेकिन डॉक्टर साहब, हो सकता है कि कातिल को अपनी गलती का एहसास हो और वो ज्योति आहूजा पे अटैक करे। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योति आहूजा की जान खतरे में है। उसने कहा कि वो पुलिस का आदमी है। आपने मेरे सिक्योरिटी के लिए उसको यहाँ पे भेजा है। जब तक मैं उसे पहचान पाती तब तक हाँ श्रीवास्तव।
वो खून स्पॉट पे जो मिला था उसे हमने एनालिसिस के लिए भिजवा दिया है। गुड। श्रीवास्तव, उसे पाँव में गोली लगी है, उसका काफी खून बहा है, और अगर गोली निकाली गई तो उसे खून की जरूरत पड़ सकती है। या। और श्रीवास्तव, सारे ब्लड बैंक्स में इन्फॉर्म कर दिया जाए कि उस खास ब्लड ग्रुप की अगर डिमांड आए तो हमें फौरन इन्फॉर्म किया जाए। ओके? अरे जॉन, बहुत दिनों बाद दिखा, क्या हुआ? कुछ नहीं। श्रीवास्तव, कातिल अपने आप को कितना ही होशियार क्यों न समझे, एक ना एक दिन उसे कानून के शिकंजे में आना ही पड़ता है। हेलो। ठीक है सर, केलकर हॉस्पिटल में जॉन नाम के एक पेशेंट के लिए BRH नेगेटिव ग्रुप का ब्लड मंगवाया गया है। ज्योति, एक तुम ही हो जिसने उस कातिल को देखा हुआ है, तुम्हें इसलिए साथ में लाए हैं। उस कातिल को पहचान पाओगी ना तुम? सर, मैं वादा तो नहीं करती, मगर मुझे लगता है शायद इस बार मैं उस कातिल को जरूर पहचान लूंगी। एक्सक्यूज मी, मिस्टर जॉन नाम के एक पेशेंट हैं जिन्हें BRH नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, वो कहाँ हैं? अंदर। थैंक यू डॉक्टर। अभी भी यहाँ दो लोग खड़े थे, तुमने देखा क्या? नहीं सर। श्रीवास्तव, अभी तो यहीं थे, इतनी जल्दी वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं गए होंगे। ओके, लेट्स कैच देम, कम ऑन। रिलैक्स, रिलैक्स, घबराओ मत लड़की, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें एक और इंजेक्शन दे दूंगा, फिर तुम्हें यह महसूस भी नहीं होगा कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे खूबसूरत जिस्म से अलग हो गई। तुम आजाद हो जाओगी। मगर तुम मुझसे मेरी आंखें क्यों छीनना चाहते हो? तुम्हारी आंखें? ये तुम्हारी आंखें नहीं है, ये तो मेरी जूली की आंखें हैं। जूली? हाँ, जूली, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। मैंने उसे कितना समझाया, आधे अधूरे शरीर का अंतिम संस्कार करने से भला आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। अपने जिस्म का एक एक हिस्सा उसने दान कर दिया, और अब मैं वो हिस्से जमा कर रहा हूं ताकि मैं अपनी जूली का अंतिम संस्कार कर सकूं, ताकि उसकी आत्मा भटकती न रहे। पागल हो गए हो तुम पागल हो गए हो। पागल मैं नहीं, पागल तो वो लोग हैं जो कुदरत में, नेचर में दखलंदाजी करते हैं, ईश्वर के मर्जी के खिलाफ मुर्दा जिस्म को जिंदा रखना चाहते हैं। पागल वो लोग हैं जो विज्ञान को धर्म से भी बड़ा समझते हैं, जबकि मैं जानता हूं धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। धर्म के नाम पे तुम लोगों की जान नहीं ले सकते। तुम्हारा धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। हाँ, मैं जानता हूं मैं पापी हूं। अलमाइटी गॉड मुझे कभी माफ नहीं करेगा,
जहन्नम की आग में जलाएगा मुझे, लेकिन मैं अपनी जूली की आत्मा की शांति के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज कुछ भी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। हरकत नहीं। पहले गोली टांग में मारी थी मैंने, लेकिन अब भेजा उड़ा दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर, ये अच्छा नहीं है। धर्म के मामले में दखल अंदाजी करना ठीक नहीं है। चुप! धर्म की परिभाषा मुझे मत समझा। ज़हनी तौर से बीमार इंसान अपनी जहालत को धर्म का मुखौटा मत पहना। तुम क्या समझते हो? किसी का कत्ल करके उसे चीर फाड़ करके उसके पार्ट्स निकाल के तुम अपनी गर्लफ्रेंड जूली की आत्मा को शांति दिलाओगे? तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारी जूली की आत्मा भटकेगी, तुम्हें बद्दुआ देगी वो। खून तो मेरी जूली की आत्मा का हुआ है, जिसकी कराह आप लोग नहीं, सिर्फ मैं सुन सकता हूं। सबसे पहले तो ये कि आत्मा कभी मरती नहीं, और दूसरे ये कि अगर तू ये समझता है कि तेरी जूली की आत्मा का खून हुआ है तो उसका जिम्मेदार तू खुद है। जो लोग दूसरों को जिंदगी देते हैं वो कभी मरा नहीं करते, अमर हो जाते हैं, जैसी तुम्हारी जूली हुई है। वो आज भी ज्योति की आंखों में जिंदा है। जीते जी तो किसी की मदद करना बहुत आसान है, लेकिन मरने के बाद किसी की मदद करना बहुत मुश्किल है। यही सबसे बड़ा धर्म है और यही सबसे बड़ा मजहब है।